हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है एक नई यूनिट और उस नई यूनिट का नाम है थर्मोडायनामिक्स। देखो बेटा, थर्मोडायनामिक्स कहीं ना कहीं दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक वर्ड होता है थर्मो और दूसरा होता है डायनामिक्स। थर्मो का मतलब है ये हीट और टेम्परेचर से डील करता है, और डायनामिक एक होता है स्टैटिक जो रेस्ट में रहता है हमेशा, और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक को रेस्ट में रहने के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कोई चेंज नहीं होता। और डायनामिक का क्या मतलब है कि जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। इस तरह के सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, डायनामिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे डायनामिक का मतलब हीट के ट्रांसफर होने से है। देखो बच्चा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी आपके पास मैकेनिकल एनर्जी से भी आ सकती है, जैसे कि हम बात करें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। आप दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करके देखो, कई देर तक फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होते ही क्या हो जाएंगे, हाथ गर्म हो जाएंगे। कई बार गाड़ी भाग रही है, हमने एकदम से ब्रेक लगाया, चिंगारियां निकलती हैं, फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, 100% श्योर। करंट से भी हीट जनरेट होती है, ये भी 100% श्योर है। यानी कि अगर मैं दोनों सिचुएशन में बात करूं, तो यहां पे आपका जो वर्क डन होगा, अगर आप करें बात हीट के लिए, तो हीट के लिए आपके पास होगा माइनस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कैसी है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय displacement, this is nothing equal to work done, and that work done will convert into the heat. That work done will convert into heat. ये हीट की फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब मोशन में था तो कैसा फ्रिक्शन होना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। तो एफ के नीचे लिख दो क्या, के काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने माइनस साइन लिया है बच्चा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्सेस इंड्यूस होती हैं, और उन्हीं फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण हीट जनरेट होती है। ठीक है, नंबर एक बात, this is for mechanical system. If we talk about the electrical system, in that case that heat produced will be equal to, we have a special relation. That relation is I square R into T. We have a conductor offering a resistance equal to capital R, and current is flowing for time T. Then heat induced in the conductor will be I square RT. ठीक है, or you can say this is equal to mechanical work. Simply you can say this is potential multiplied by charge. ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। सो यू कैन से कि W इज इक्वल टू Q इंटू V। यू नो कि चार्ज इज करंट इंटू टाइम, एंड पोटेंशियल इज V is equal to IR. So the concept becomes same, that is equal to I square R into T. This work done will appear as the heat induced in the conductor. हीट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, यही वो है जो हीट में कन्वर्ट होता है। बच्चा पार्टी, मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना बेटा। मैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ डील कर रहा हूं। थर्मो का मतलब है हीट और टेम्परेचर, और मैंने कहा है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मैंने दो तरह के सिस्टम में आपको ये एनर्जी बताई है, एक तो मैकेनिकल में, दूसरा इलेक्ट्रिकल में। केमिकल में भी एनर्जी इंड्यूस होती है। जब आप दो केमिकल्स को मिलाते हो तो बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जहां हीट पैदा होती है, केमिकल में भी होती है। ठीक है, आप सोलर सिस्टम में बात करते हो तो वहां पे भी हीट इंड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सॉरी, आपकी जो विंड एनर्जी है उसको भी हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो वो यहाँ पे भी बिल्कुल फिट बैठता है, हीट के लिए भी बिल्कुल फिट बैठता है। देखो बच्चों, कोई ना कोई जो फिजिक्स बनी है ना, वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ के किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को लेके बनी है। ऐसा नहीं है कि वो बिना ही काम बेतुकी बात पे बन गई, नहीं। उसमें एक लॉजिक था, प्रॉपर लॉजिक था। मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनामिक्स की स्टार्टिंग कहां से हुई। बच्चों, गदर फिल्म कितने बच्चों ने देखी, ये बताओ। गदर फिल्म जिसमें वो सनी देओल है ना, हैंडपंप उखाड़ लेता है, कितने बच्चों ने देखी है, रेज योर हैंड।
हाँ जी, गदर मूवी कितने बच्चों ने देखी है भाई? अच्छा, अमरवीर ने देखी है, खुशदीप ने देखी है। अच्छा, और किसी ने नहीं देखी गदर फिल्म? वो गाने जिसमें आते हैं उड़ जा काले कौआ तेरे मुंह विच खंड पावा। अरे हाँ जी, ईशान, ईशान माइक काम नहीं करेगा। हाँ जी, परबलीन, परबलीन अनम्यूट करो अपने आप को। अच्छा, मैसेज आए पड़े हैं मेरे पास, चलो मैं मैसेज पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमन मैं निकला गड्डी लेके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही सही, सही समझे हो। देखो हमने फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए गाड़ियों में सिलेंडर लगाए, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है? उसका ड्रॉबैक ये है बच्चा कि अगर गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट हुई तो ब्लास्ट होगा। सोच के देख लो आप ये बात, आपको पता चल जाएगा कि जगत सर सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि एफिशिएंसी जितनी हमने पुराने इंजनों की बनाई थी वो एफिशिएंसी हमारी काफी बढ़िया थी। ठीक है ना? अब देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मेरे को बहुत सारी बातें करनी है जिसमें प्रेशर के, वॉल्यूम के, टेम्परेचर के, इंटरनल एनर्जी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आए। देखो बच्चा, मैंने ये कहा कि थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इन्हें बोलते हैं, या ठीक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिसमें आती हैं प्रेशर आता है, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है, और दिस यू रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी। दिस यू इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर बच्चा। ठीक है ना? इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज देन इंटरनल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। अब ये डील नहीं करता इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स की, पार्टिकल का मोशन कैसा है उनके साथ ये डील नहीं करता। पार्टिकल के मोशन के साथ डील करने के लिए हमने एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया, दैट कॉन्सेप्ट इज स्टडीड अंडर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आपको बताइए, हमने स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए भी अलग फिजिक्स बनाई है जिसमें हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, अमोर्फस को पढ़ते हैं, जिसमें क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाते हैं, किसी में बॉडी सेंटर्ड, किसी में फेस सेंटर्ड, इस तरह की बातें जहां पे होती हैं। किसी का डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप, कभी NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप, तो ये सारी की सारी बातें वहां पे होती हैं, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे बात होती है केवल और केवल प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, इंटरनल एनर्जी की, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जो रिलेट करते हैं किससे? हीट से। अब हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम किससे मिलकर बना है? देखो, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। मैं क्या कहता हूं कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर जैसे ही आप आए हो, सबसे बड़ी बात समझ लो कि इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में अच्छी जो रोल होगा वो होगा प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी भी लिख लो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का भी बहुत अच्छा रोल रहने वाला है। इंटरनल एनर्जी ज्यादातर जो यूज होते हैं वो पीवीटी यूज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। दीज आर थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली। मैं कह रहा हूं इनको थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। Now, one thing we have to keep in mind while dealing with thermodynamical system, here we have to deal with four basic processes. यहां हमें डील करना पड़ेगा फोर बेसिक प्रोसेसेस से। देखो बच्चा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एज इट इज आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, एज इट इज। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब इधर उधर नहीं होगी बात। जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आज, वो सारी की सारी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। यानी कि बेनिफिट क्या है कि आपको एक बार पढ़ना है और आपका काम इससे चलेगा 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, 3 to 4 टाइम्स आपका इससे काम चल जाना है। ठीक है, देखो बच्चों, थर्मोडायनामिकल सिस्टम के अंडर जो प्रोसेसेस आती हैं वो प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस,
आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो बच्चा कि प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन थर्मोडायनामिकल सिस्टम, प्रोसेसेस involved in thermodynamical system, these processes are, एक है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एक है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, एक है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक प्रोसेस, और एक है हमारे पास आइसो कोरिक प्रोसेस। These four processes we have to deal with these four basic processes, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो आइसोथर्मल का रहता है और एडियाबैटिक का रहता है। देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, दैट इज आइसोथर्मल। एडियाबैटिक, नो हीट कैन एंटर और लीव्स द सिस्टम, ठीक है, नो हीट कैन एंटर और लीव्स द सिस्टम, लीव्स द सिस्टम। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है बताओ, इसका एग्जाम्पल है आपके घरों में थर्मस। थर्मस तो देखा है ना, थर्मस में हम चाय डाल लेते हैं, चाय रहती है गर्म की गर्म ही रहती है, या ठंडा पानी रख लेते हैं गर्मी के टाइम में तो ठंडे का ठंडा ही रहता है ना वो। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट का एक्सचेंज नहीं होता वहां पे, ठीक है। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, ठीक है भाई। अब आइसोबैरिक प्रोसेस कौन होती है, वो प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर क्या रहता है, pressure remains constant, the process during which pressure remains constant। and isochoric, the process during which volume remains constant, volume क्या रहेगी, constant रहेगी during the process, वो क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक कहलाएगा, आइसोकोरिक कहलाएगा। ओके गाइस, अब देखो बात यहाँ पे आगे खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है कि जब मैंने कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मुझे याद आई आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस, थर्मोडायनामिकल सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम आइडियल गैस के साथ डील करता है। अब आइडियल गैस कौन होती है, वो गैस जो सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करती है। आइडियल गैस किसको बोलते हैं, जो गैस सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करती है, चाहे बॉयल्स लॉ की बात हो, चाहे चार्ल्स लॉ की बात हो, चाहे एवोगाड्रो लॉ की बात हो, चाहे डाल्टन्स लॉ की बात हो, कोई भी लॉ क्यों ना हो, जो हर एक लॉ को ओबे करती है। अब आप सोचोगे सर ये बात लिखा दो, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें पढ़ना है, ठीक है, उसका मेन आर्टिकल है ये, ठीक है। तो जो गैस सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करती है, आप उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं, जिसके पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब क्या है, एक कंटेनर में हमने गैस फिल करी, उनके पार्टिकल्स की सभी की वॉल्यूम निकाल लो, ऐड कर लो, और उस कंटेनर की वॉल्यूम देखो, वो बराबर होंगे दोनों के, माना जाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है ज्यादातर, ठीक है। अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, तो कुछ एक गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती हैं, कुछ एक गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती है। नो वन गैस इज परफेक्टली आइडियल। बट आपको मैं बता दूं, डायनामिक्स जो आप पढ़ने वाले हो, वो प्योरली थ्योरेटिकल कंसिडरेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा हमारी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं हुआ था ये बातें, जो बातें मैं आपके सामने सारी की सारी अब करने वाला हूं, क्योंकि अब इसके बाद मैं आगे चलते ही कार्नोट साइकिल को पढ़ूंगा, और वो कार्नोट साइकिल जो है वो प्योरली थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस बेस्ड है। प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे, बट अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे डीजल इंजन में, या पेट्रोल इंजन में, या हमारे घरों में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर में, या एसी जो हमारे घरों में यूज होता है एसी में, ठीक है, हमारी गाड़ियां चलती हैं उन कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। तो वहां पे हम थोड़ा बहुत उसको, थोड़ा बहुत क्या, बढ़िया तरीके से यूज करेंगे।
बट हाँ, वहां पे ये बातें अप्लाई नहीं होंगी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो बातें अप्लाई नहीं होंगी। वहां पे आपका 85% जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा, आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। जहां जहां मुझे लगेगा कि हाँ जी यहाँ पे गड़बड़ है, तो वो बातें मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एक आइडियल गैस से डील करता हूँ, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, अगर मैं आइडियल गैस से डील करता हूं तो मुझे वो इक्वेशन याद आती है जो कहती है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी, यहां पे पी स्टैंड करता है प्रेशर ऑफ गैस के लिए, प्रेशर के लिए, और वी स्टैंड करता है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और आर गैस कांस्टेंट के लिए। गैस कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और टी हमारा डील करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, देखो बच्चा, इस चैप्टर में हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के साथ डील करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू, मैं पहले ही ले लेता हूं कितना, 1। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले लूं तो pv इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, r इंटू टी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने मेरे को क्या बताया था, ठीक है, आइसोथर्मल में कहा कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आर तो पहले से ही कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट आ गया। यानी कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने क्या लिखा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने मेरे को कहा कि सर जी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एक कांस्टेंट के बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। यानी कि यहां से मैं देख सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हुई, ठीक है, एक बार बता दो भाई, यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हुई। चलो चलो भाई, हमारी कॉन्सेप्ट में चल रहा था हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो भाई बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो भाई बच्चा, कैसे हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो बच्चा पार्टी, मैं एक बार आपको एक रफ रिवीजन दे देता हूं। हमने यहां पे क्या किया, एक बार रफ रिवीजन ले लीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले कॉन्सेप्ट से, जहां एन इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू आर टी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो आर गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट था ही। अब आपने कहा कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, पीवी क्या बन गया फिर आपका, कांस्टेंट। अगर P इंटू वी कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम आपका क्या आया, कांस्टेंट। यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वी कैन से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, वो ग्राफ हमारे पास ऐसा आया। यहां मैंने एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया, जिसको मैं अब येलो कर रहा हूं, ठीक है ना। हमने एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया, ए बी सी डी, और उसका एरिया निकाला। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में आ रहा था प्रेशर, ब्रेथ में आ रहा था वॉल्यूम, और प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो मैंने कहा कि भाई एरिया जो आपने निकाला वो किस में निकाला है, पीवी डायग्राम में निकाला है। तो आपने कहा कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ये किसके लिए था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए था। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू वर्क डन। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा बच्चों कि देखो ये छोटी सी बात है, बट इसका आप यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ठीक है, जिसका बेस जो था वो वॉल्यूम एक्सिस पे था, ठीक है, और ये उसका परपेंडिकुलर जो किसके पैरेलल था, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल था। तो हमने इसका एरिया निकाला। एरिया कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट,
ठीक है। तो बेस की वैल्यू मैंने आपको दे रखी थी और हाइट भी मैंने प्रेशर में आपको गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की आ गई। ये था एक सिंपल एग्जांपल जिसमें हम वर्क डन निकाल सकते थे। अब हमने कहा कि देखो बच्चा, यहाँ पे दो बातें बड़ी चलेंगी, एक कंप्रेशन की और एक रेयर फ्रैक्शन की, या एक्सपेंशन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन की जगह आप एक्सपेंशन वर्ड यूज करें तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक्सपेंशन वर्ड आप यूज करें तो काफी अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो कंप्रेशन का क्या मतलब था, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, कंप्रेस्ड, आप सोच के देखो कंप्रेस किया आपने, यानी कि वर्क इज डन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, वर्क इज डन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेशन के लिए। तो यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो गड़बड़ हो गई ना भाई, उसको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हीट रिजर्वायर का। हीट रिजर्वायर का नाम क्या होगा यहाँ पे, सिंक। अगर इंक्रीज हो चुका है तो किसी ना किसी को टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उस देने के लिए कोई गरीब आदमी ढूंढते हैं, उस गरीब आदमी का थर्मोडायनेमिक्स में क्या नाम है, सिंक, दैट ऑलवेज एक्ट्स एट लोअर टेम्परेचर। इसी का उल्टा प्रोसेस था क्या, रेयर फ्रैक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक that we have covered under isothermal process, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आगे हमने जो टॉपिक कवर किया है वो ये टॉपिक है बच्चा, ठीक है। हाँ जी वंशिका, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, एक्सपेंशन और रेयर फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है बच्चे, ठीक है। हाँ जी, एक्सपेंशन वर्ड यूज करो यहाँ पे, अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्सपेंशन वर्ड यूज करना है बच्चे, ठीक है। हाँ जी, तो अब सभी बच्चे मेरे को बताएंगे कि क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। वन बाय वन अनम्यूट करके अपने आप को बताते रहो, मैं नाम लेते जाता हूं, आप मेरे को बताते जाओ। अमन क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर। अमरवीर, यस सर क्लियर। अंशिका, यस सर क्लियर। अंशिका के बाद हरलीन, क्लियर सर। ईशान, हाँ जी सर क्लियर। जसलीन, क्लियर सर। खुशदीप, खुश खुश बेटा, हाँ जी सर क्लियर है। मनिंदर, क्लियर सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, नवदीप, क्लियर सर। नवदीप के बाद है जी रोमिका, क्लियर सर। वंशिका, क्लियर सर। कोई बच्चा रह तो नहीं गया, अगर कोई रह गया तो बता दो अनम्यूट करके। नहीं कोई नहीं रहा, कोई रहा है नहीं, हाँ जी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, देखिए बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप डेली लाइफ में इसका एग्जांपल करें तो इसका एग्जांपल होता है हमारे घरों में यूज होने वाला थर्मस, ठीक है, जिसमें हम चाय दे के आ रहे हैं, ठीक है। अब चाय दे के आनी है हमें बाहर, ठीक है, या हमारा जैसे कि हम खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं तो हमारे खेतों में चाय दे के आनी है, ठीक है। तो घर वाले बना के दे देते हैं हमें, और वो थर्मस पूरा का पूरा हम लेके चले जाते हैं। और हम क्या देखते हैं, उस थर्मस की खासियत होती है कि हम चाय लेके गए थे, 1 घंटे बाद भी वो चाय गर्म की गर्म ही थी, ठीक है ना। तो हमने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अब ये बात तो आ गई भाई थोड़ी सी किसानों वाली, अब बात कर लेते हैं कि जब हम बाहर जा रहे हैं टूर पे, ठीक है, तो हम अपनी गाड़ी में एक थर्मोकोल का डिब्बा आता होता है, ठीक है, थर्मोकोल का बॉक्स आता होता है, उस बॉक्स में क्या करते हैं, ठंडे पानी की बोतल रख लेते हैं, ठीक है। या वैसे तो आजकल गाड़ियों की जो वो डिग्गी सी होती है ना, उसमें लगे होते हैं, उसमें एसी वाला वो जो फिल्टर है वो काम करता रहता है। अच्छा, अगर वो नहीं काम कर रहा, चलो कोई बात नहीं, मेरे जैसे आदमी है भाई जिसके पास छोटी सी गाड़ी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो एक आइस बॉक्स ले लेगा, वो बॉक्स से आते होते हैं, डब्बे से आते होते हैं,
ठीक है, थर्मोकोल के बने होते हैं, है ना। तो उस बॉक्स में ना बोतल लग देता है और वो क्या देखता है कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसका पानी पीने का मन करता है, एज इट इज जितना ठंडा उसने रखा था लगभग उतना ही ठंडा मिल जाता है उसको। ठीक है, क्यों मिल जाता है? क्योंकि वहां हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ था। जहां हीट का एक्सचेंज नहीं होगा वहां पे उसका टेम्परेचर भी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अब हम जिस प्रोसेस के साथ डील करने वाले हैं वो भी कुछ इस तरह की प्रोसेस है जो कहती है कि हीट कैन नाइदर एंटर नॉर लीव्स द सिस्टम। यानी कि थर्मस वाली बात है, सीधी सीधी सी बात करते हैं, ज्यादा घुमाते नहीं है इस बात को कि यहाँ पे हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है सिस्टम की। मेरे पास प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक इस प्रोसेस में मैं हेल्प लूंगा स्पेसिफिक हीट की भी, ठीक है, और उसके बाद मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की भी बातें करूंगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि हीट ना तो एंट्री मार सकती है सिस्टम के अंदर और ना हीट उसको छोड़ के जा सकती है। ठीक है, ना तो सिस्टम में एंट्री मारेगी यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, एंटर नॉर लीव्स द सिस्टम। ठीक है, ना तो सिस्टम के अंदर आ रहा है ना सिस्टम से बाहर जा रहा है हीट। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो बेटा, टेम्परेचर चेंज तब होता है जब हीट का एक्सचेंज होता है। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा ना बच्चा, तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आपने पीछे देखा था आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट था, यहां पे हेयर PV raised to power gamma is constant। अब ये गामा क्या बवाल आ गया, ठीक है ना। अब जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नए नए कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये गामा ने हमारे लिए एक शब्द पैदा कर दिया। गामा चीज क्या है भाई? गामा इज स्पेसिफिकली द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, दिस इज Cp डिवाइड बाय Cv। अब Cp क्या चीज है मैं बता देता हूं भाई, मैं किस लिए हूं अभी बताता हूं। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट। इसके डिवाइड में क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी नीचे लिखा है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट वॉल्यूम की बातें कर रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मोलर स्पेसिफिक हीट आपने कहां से निकाली थी? अगर आपको याद है तो आपने इस कॉन्सेप्ट को कैसे डराइव करके बताया था मुझे? आपने ये एक मास m का टुकड़ा लिया, इस मास m के टुकड़े को आपने एक स्टैंड पे रखा, ठीक है ना। किस तरह का स्टैंड लिया आपने? मान लीजिए हम इस तरह का एक स्टैंड ले लेते हैं, ठीक है, और उसी स्टैंड के ऊपर रख देते हैं भाई। ठीक है, ये स्टैंड मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रखेंगे? इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसको, ठीक है। तो ये लो जी, ये हमने बर्नर लगा दिया और ये जला दी हमने आग, ठीक है। ये लगा देते हैं इस तरह की अच्छी सी आग, ठीक है ना। ये हालांकि कम दिख रही है आग, ठीक है ना भाई। ये देखो, देखो बच्चों, हमने यहाँ पे हीट सप्लाई किया, ठीक है। इसका मास जो था वो हमने m के इक्वल कंसीडर किया। इसका मास हमने माना कितना? मास हमने लिया m के इक्वल। आपने हीट सप्लाई करी, हीट आपने जो सप्लाई करी है वो है डेल्टा क्यू। तो हमने क्या देखा कि हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द स्पेसिमेन। जो आपने मास लिया है, चाहे आपके पास गैस है तो गैस का मास, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एस एम इंटू डेल्टा टी। आपको याद है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने पीछे कराया था। एस यहाँ पे क्या है? एस है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना बच्चा, स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मेरे पास क्या आई? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। कैन वी राइट एम as the mass of the gas is equal to molecular mass multiplied by number of moles, molecular mass multiplied by number of moles।
this is equal to, we are using the concept of a gas, तो m is m into n into delta t, and of course we are going to deal with n is equal to 1, ठीक है। अगर n is equal to 1 ले लूं तो s is equal to क्या आ जाएगा, डेल्टा q अपॉन m into डेल्टा टी। अब ये मोलिकुलर मास है ना बेटा, इसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो, इसी का नाम होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसी का नाम होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको C से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T के बराबर आती है। डेल्टा T इज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज बिल्कुल स्मॉल हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, dQ बाय dt आप लिख सकते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट पे बात कर रहे हैं तो dQ बाय dt, और यहाँ पे प्रेशर क्या रह जाएगा आपका, प्रेशर रह जाएगा कांस्टेंट। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट पे बात कर रहे हैं तो CV आपका क्या होगा, dQ बाय dt। ये ऐसी प्रोसेस बन जाएगी जिसके दौरान वॉल्यूम आपकी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। दिस इज द सिंपल थिंग स्टूडेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है ना। तो ये आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए बात आ गई, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात आ गई। मैं आपको एक बात स्पेशली बता दूं कि यहाँ अगर एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, कि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर होगा। यहाँ पे तो अगर इंक्रीज हो रहा है ना तो हो रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज करने के लिए हीट का एक्सचेंज तो करता ही नहीं है, हीट का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करेगा ये। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा तो इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो जो हो रहा है वो होगा बच्चों, ठीक है, फिर वो रुकेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर एडियाबैटिक क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा। कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो होगा, मतलब जो हो रहा है ना वो होगा, ये हीट बाहर से नहीं लेगा बच्चा लोग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर ऑन 315 पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, प्लीज आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है ना। Thank you students, thank you बच्चा पार्टी।